प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिजला मेंदा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम मानचित्र यानी भारत का मानचित्र एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक काम करेगा और जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी भी एक एक अंक की जानकारी देगा। यानी इनको ऑलराउंडर वीडियो हम कह सकते हैं। ये होंगे, ये जो है कक्षा 10 के अंदर चैप्टर में और हिस्ट्री 11वीं 12वीं के इतिहास में भी शामिल है और 8वीं कक्षा के अंदर भी यह शामिल है। ध्यान रखें, 8, 10, 11 और 12 कक्षाओं के लिए यह चैप्टर है घटनाएं। कौन सी घटनाएं? लगभग भारत की आज़ादी घटनाएं यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय की घटनाओं का वर्णन हम यहाँ पर करेंगे। इसको हम लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न कक्षाओं का भी मानचित्र है। अब हम इसके अंदर वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करेंगे। देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? भारत का ये जम्मू कश्मीर का भाग है। ये बिल्कुल जो एक कॉर्नर आ जाता है, यहाँ से मुड़ा हुआ है गर्दन भारत की, तो यहाँ इसके बिल्कुल सारे ही अमृतसर है पंजाब के अंदर। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये मैं निशान कर देता हूँ, अमृतसर। यहाँ पर एक घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये प्रश्न भी आता है 10th और 11वीं कक्षा और 8वीं 10वीं और 11वीं कक्षा और 12वीं में इतिहास के अंदर की 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? अमृतसर में, ये पंजाब में है। यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। मानचित्र में यदि भरना आ जाए तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर जो है बहुत से लोग एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। जब अंग्रेजी प्रशासन को पता चला तो जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया गया। लोगों को कोई भी चेतावनी नहीं दी गई, जिससे कि उन्होंने चारों तरफ से, एक जनरल डायर था उसने गोली चलाने के आदेश दिए। बाग को चारों तरफ से घेर करके अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके अंदर हजारों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। इसी को 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये हम देख सकते हैं ऊपर, यहाँ अमृतसर के अंदर यह घटना घटी थी। यह क्वेश्चन भी है जो 10th क्लास और 11वीं 12वीं और 8वीं में इतिहास यानी सामाजिक के अंदर आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। दूसरा, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम एक देखेंगे, लाहौर अधिवेशन था एक कांग्रेस का, वहां पर रावी नदी के किनारे हुआ था। लाहौर, देखिए ये जो भाग है यहाँ से पाकिस्तान में चला गया, यहाँ लाहौर है पाकिस्तान में। यहाँ मैं लिख देता हूँ लाहौर। लाहौर के अंदर क्या हुआ था? एक तो रावी नदी के किनारे, जो रावी नदी थी, रावी नदी के किनारे यहाँ एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अंदर क्या घोषणा की गई थी? नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें घोषणा की गई थी कि हर साल जो स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाएगा अपने आप कांग्रेस के अधिवेशन में, कि हर साल हम यानी एक तरह से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाएंगे। यही जो है वो रावी नदी के किनारे घटना थी। यदि आ जाए, एक अगला है इसके अंदर कि लाहौर के अंदर साइमन कमीशन आया था। ये देखिए 1928 में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि 1928 में अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन गठित किया था। वो भारत के अंदर विभिन्न सुधारों को देखने के लिए आया था। तो जो ये साइमन कमीशन था, यह जब लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो क्रांतिकारी लाला लाजपत राय के साथ बहुत से हजारों क्रांतिकारियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, काले झंडे दिखाकर। गो बैक साइमन कमीशन यानी गो बैक साइमन नारे लगा करके, साइमन हाय हाय, साइमन मुर्दाबाद, इस प्रकार के।
तब उन क्रांतिकारियों को घेर करके पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय जो है वो लाठियों से बुरी तरह से घायल हो गए थे। और कुछ दिनों के बाद लाला लाजपत राय जी देश के ऊपर शहीद हो गए उन लाठियों की चोट से। तब लाला लाजपत राय ने एक नारा भी दिया था कि मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजी सरकार के कफन का कील बनेगी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उसके साथियों ने लाला लाजपत राय की इस हत्या का बदला लिया था। उन्होंने लाहौर के अंदर ही जनरल डायर को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही बुरी तरह से गोलियों से भून दिया था। उसी डायर के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। इसके साथ साथ एक घटना और भी है कि भगत सिंह ने जो है इनकलाब का नारा दिया था और भगत सिंह ने यहाँ जो दिल्ली राजधानी है, ये देख सकते हैं, ये इसकी सीध में यदि हम ऐसे लाइन मारेंगे तो थोड़ा सा आधे से ज़्यादा यहाँ आ जाएंगे दिल्ली। यहाँ पर असेंबली थी, उस असेंबली के अंदर बम मारा था, यानी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फोड़ा था यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए। ये भी इतिहास के अंदर एक घटना है जो किसी न किसी मानचित्र में आती रहती। विशेषकर यदि हम 10th क्लास की बात करें, 10th क्लास के अंदर 4 कोड होते हैं। 4 कोडों में से हर एक कोड में 7-7 का, यानी 7 जो है मानचित्र नंबर का आता है, 7 नंबर का, ये ध्यान रखें। तो ये असेंबली ये आता रहता है, लगभग अमृतसर वाला आता रहता है किसी न किसी कोड में, लाहौर रावी नदी की घटना आती रहती है, साइमन कमीशन का आता रहता है इसके अंदर। और इसके अतिरिक्त एक हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा भारत का मैप ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसी उसके ऊपर ही मुंबई है, ये ध्यान रखें। मुंबई मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुंबई। इससे संबंधित भी एक प्रश्न आता रहता है क्योंकि इसके बारे में अनेक परिघटनाएं हैं, जैसे 7 टापुओं का शहर, रूपहले, सपनों का शहर, माया नगरी, फिल्मी नगरी, या फिर भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई को बोलते हैं, या फिर भारत का द्वार, यानी भारत का द्वार ये कहा जाता है। देख सकते हैं हम, ये मुंबई है, थोड़ा सा तट अंदर की तरफ जाता है, उसके ऊपर ही 7 टापुओं का शहर क्यों कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने 7 टापुओं को मिट्टी से भर के इसको बसाया था, इसलिए 7 टापू। रूपहले सपनों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फिल्में बनती हैं। माया नगरी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फिल्में बनती हैं और धनी लोग रहते हैं। फिल्मी दुनिया या फिल्मी नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फिल्में, और आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी कंपनियों, बैंकों या जो भी शेयर बाजार, मार्केट सभी यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए इसको भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसको भारत का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इसके यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं मुंबई का नाम है। किसी न किसी कोड में अलग अलग नाम से पूछता है, भारत की फिल्मी नगरी दिखाइए, भारत की महानगरी दिखाइए, रूपहला सपनों का शहर कौन सा है, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, भारत का द्वार कौन सा है। और एक यहाँ पर 1885 में मुंबई में घटना घटी थी, 1885, यानी कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ए.ओ. हयूम एक अंग्रेज रिटायर अधिकारी था, उसने इसकी स्थापना की थी। एक इसको भी याद रखेंगे। एक दूसरा यहाँ पर 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। आर्य समाज यानी जो स्वामी दयानंद जी थे, स्वामी दयानंद जी, उन्होंने जो है यहाँ पर
आर्य समाज की पहली शाखा की स्थापना मुंबई के अंदर की थी। ये दो घटनाएं भी यहाँ घटी थी। आर्य समाज की दूसरी जो शाखा थी उसकी स्थापना यहाँ लाहौर में की गई थी स्वामी दयानंद जी द्वारा। ये स्वामी दयानंद जी का भी चैप्टर कहीं ना कहीं 11वीं 12वीं में आता रहता है, 8वीं क्लास में आता रहता है। ये एक मानचित्र का चैप्टर मुख्य ये था। अगला हम क्या करेंगे, एक भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी, चोरा चोरी की घटना। ये देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास यहाँ से चोरा चोरी है घटना। मैं यहाँ पर मैप के ऊपर लिख देता हूँ, चोरा चोरी घटना। कई सोचते चोरा चोरी घटना क्या थी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन यानी छेड़ा हुआ था सहयोग आंदोलन, तो उस समय बहुत से आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिला है यहाँ पर, उसके पास एक चोरी चोरा नामक गांव है। कोई उसको चोरी चोरा बोलता है, कोई चोरा चोरी बोलता है। तो वो गांव है, उस गांव के पास एक पुलिस थाने को आंदोलनकारियों ने घेर लिया और उस पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा मारे गए। और फिर उसके बाद महात्मा गांधी ने इस घटना से नाराज होकर के इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी का नाम चोरा चोरी घटना है। ये कहीं ना कहीं 4 या 5 अंक में प्रश्न आता रहता है। आशा है ये समझ में आया होगा। जलियांवाला बाग भी आया होगा और असेंबली बम की घटना भी समझ में आई होगी। उसके बाद और क्या है, मुंबई हो गया। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये जो भारत का तट है, ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा भारत का तट अंदर की तरफ जाता है। इसके ऊपर कोलकाता है, ये रहा कोलकाता। आजकल इसका नाम कोलकाता है, इसे कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता। ये भी पूछता रहता है कि कांग्रेस के कई अधिवेशन हुए थे यहाँ पर, कोलकाता यहाँ पर है, कोलकाता के बारे में पूछ लेगी, कोलकाता दिखाइए। या फिर एक और बात आ जाती है कि प्राय अंग्रेजों के टाइम में 3 प्रेसिडेंसियां थी, उन प्रेसिडेंसियों का अध्ययन करेंगे कि प्रेसिडेंसियां क्या थी। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिए ये ऐसे थी। प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंसी का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों ने पूरे भारत का शासन चलाने के लिए भारत को 3 भागों में बांट दिया था। यानी एक तो यहाँ पर कोलकाता है, इसको कोलकाता प्रेसिडेंसी का, आसपास के राज्यों को कोलकाता प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया गया। और यहाँ पर एक मुंबई है, मुंबई के आसपास के राज्यों को उन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी का नाम दे दिया, जहाँ उनका शासन था। और उसके बाद यहाँ से चेन्नई है, मैं लिख देता हूँ चेन्नई, और आसपास के राज्यों को संभालने के लिए उसका नाम चेन्नई प्रेसिडेंसी दे दिया गया था। ये प्रेसिडेंसियां 3 थी उनके अंग्रेजों की। ये तीनों के नाम मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता प्रेसिडेंसी। कई बार मानचित्र में बहुत अजीब तरीके से पूछता है। ये देखिए भारत का मानचित्र है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके ऊपर एक दिशाओं का अवबोधन करवाया जाता है। दिशाओं का अवबोधन ऐसे होता है, इसके ऊपर ये निशान होते हैं दिशाओं को पढ़ने के लिए। इसके ऊपर हमेशा ये पूर्व दिशा होती है बच्चों, और ये दक्षिण दिशा होती है, और ये वाली पश्चिम दिशा होती है, और ये उत्तर दिशा होती है मैप के अकॉर्डिंग। अब इसको यहाँ उठा करके रखेंगे तो क्या होगा, ये पूर्व दिशा होगी, मतलब कलकत्ता पूर्व में आएगा। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं अंग्रेज, पूर्वी प्रेसिडेंसी बोलते थे। यानी पूछ ले मानचित्र में कि अंग्रेजों का एक पूर्व दिशा में स्थित प्रेसिडेंसी शहर कौन सा था, तो वो कोलकाता था। और पूछ ले कि बिल्कुल दक्षिण का, हम इसको देखते हैं दक्षिणी दिशा है भारत की, कि बिल्कुल दक्षिण का एक प्रेसिडेंसी शहर कौन सा था, तो हम बता सकते हैं कि उनका चेन्नई शहर प्रेसिडेंसी था। और पूछ ले कि पश्चिमी दिशा में, तो मुंबई पश्चिम दिशा में है यहाँ पर, तो पश्चिमी दिशा का प्रेसिडेंसी शहर मुंबई था। ध्यान रखें, मैं फिर बता देता हूं, ये एक ने एक मानचित्र में जरूर आता रहता है, 8वीं में भी, 10वीं में भी एसएस में, और 11वीं 12वीं में भी। कोलकाता जो है वो पूर्व दिशा की प्रेसिडेंसी शहर है अंग्रेजों का। ये दक्षिण दिशा का प्रेसिडेंसी शहर है चेन्नई। इसको पहले उस समय मद्रास कहा जाता था, ये ध्यान रखें, अंग्रेजों के समय का नाम मद्रास था, आजकल चेन्नई है। और इसको बॉम्बे कहा जाता था, ये मुंबई है, ये पश्चिम दिशा का एक प्रेसिडेंसी शहर है, ये ध्यान रखें। एक पूना पैक्ट था, बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि यहाँ मुंबई के पास ही लगभग एक पूना शहर है, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था ये मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार से अंग्रेजों ने
हिंदू और मुसलमानों को बांटने के लिए 1909 में एक पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई, ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में जो है वो झगड़ते रहें और उनको शासन करने का मौका मिल जाए। तो उसके अंदर उन्होंने क्या प्रावधान किया था? उसके अंदर उन्होंने ये प्रावधान किया था कि हिंदू हिंदू को वोट देगा, मुसलमान मुसलमान को वोट देगा। तो इसी प्रकार उसने हिंदुओं को भी फाड़ने के लिए ऐसा ही काम किया कि दलित समुदाय दलित को वोट देगा और हिंदू समाज की जो सवर्ण जातियां हैं वो सवर्ण जातियों को वोट देंगी। तो अम्बेडकर ने जब इसका समर्थन किया तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी ने अम्बेडकर को इस बात के लिए समझाया कि यदि वह दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करेंगे तो इससे राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचेगा। महात्मा गांधी के समझाने पर अम्बेडकर मान गए और उन्होंने सीट आरक्षण की बात को मान लिया। ये कहा कि दलितों के लिए अलग से आरक्षण का प्रबंधन करवा दिया जाएगा, सीटों को सुरक्षित, न कि अलग निर्वाचन प्रणाली। अम्बेडकर उस बात से मान गए और इसी समझौते का नाम पूना पैक्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से मुख्यतः ये कुछ घटनाएं थी भारतीय इतिहास की जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। बाकी घटनाएं अगले मैप में करवाएंगे, इन घटनाओं को ध्यान कर लेंगे। अभी एक अलग है मैटर है, ये 11वीं 12वीं ज्योग्राफी में भी आता है, 8वीं में भी है और 10वीं में भी है, यानी 1 तीर 4 निशाने। और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछता रहता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ मृदा एक न एक घुमा फिरा करके मृदा पूछता रहता है। आज हम यहाँ मृदाओं का विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सी मृदा कहाँ और कैसे पाई जाती है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों काली मृदा होती है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगड़ मृदा भी होता है और इसको कपास मृदा भी बोलते हैं। कपास मृदा क्यों बोलते हैं? क्योंकि काली मृदा के अंदर कपास सबसे ज्यादा होती है और यह प्राय भूमि के नीचे से जो लावा निकलता है वो पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है। धीरे धीरे काल परिस्थितियां, जलवायु परिवर्तन, धूप छाया, गर्मी, वर्षा और वो कठोर लावा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है हजारों सालों के बाद और वो एक मृदा के रूप में बदल जाता है, उसको काली मृदा कहा जाता है। इस मृदा की विशेषता ये होती है कि इसमें कपास ज़्यादा पैदा होती है, यह उपजाऊ होती है, यह अत्यधिक पानी को सोख लेती है, सूखने पर इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं, चिकनी होने पर यह चिपचिपी होती है और सूखने पर यह बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। किन क्षेत्रों में पाई जाती है इसका हम भारत के मानचित्र में अध्ययन करेंगे। हमें खाली मैप इसीलिए रखा है ताकि विद्यार्थियों को ध्यान हो कि कौन सा राज्य कहाँ है। ये देखिए, ये गुजरात है, ये गुजरात के पार्ट में और इसी के साथ लगते हुए कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में और इसी के साथ लगते हुए कुछ मध्य प्रदेश के पार्ट में ये काली मृदा पाई जाती है। इसके लिए हम एक सिंबल बना लेते हैं इस प्रकार का कि ये काली मृदाओं के क्षेत्र हैं। मैं यहाँ कुछ गुजरात के पार्टों में लिख देता हूँ ऐसे, ये देखिए ऐसे। कुछ हम मध्य महाराष्ट्र के भागों में लिख देते हैं और कुछ आंध्र प्रदेश के पार्टों में लिख देते हैं। तो ये भाग लगभग काली मृदा के ट्रैप हैं। ये थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ये परीक्षाओं में इस तरह से हम भर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये काली मृदा के क्षेत्र हैं। ये काली मृदा के मैंने नाम बताए कि इसको रेगड़ मृदा भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, रेगड़। और इसको कपास मृदा भी कहा जाता है। कपास मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास सबसे ज़्यादा पैदा होती है। और कपास का मानचित्र में पूछे तो काली मृदा वाले ट्रैप ही कपास के क्षेत्र भी हैं, क्योंकि प्राय 8वीं 12वीं और 10वीं कक्षा में ये पूछ लिए जाते हैं कि कपास के क्षेत्र दिखाइए। तो ये मानचित्र में हम इन्हीं राज्यों में कपास सबसे ज़्यादा दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के लिए हम ये सिंबल बना लेते हैं कि ऐसा भरेंगे। देखिए जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जलोढ़ का अर्थ होता है जल द्वारा बहा करके लाई गई, तो ये जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम कांप मृदा है, यानी कांप मृदा है। इसको कांप मृदा भी कहा जाता है, जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है इसको। यह प्राय भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये देख सकते हैं हम कि जलोढ़ मृदा किन क्षेत्रों में है। देखिए पंजाब जलोढ़ मृदा से ढका हुआ क्षेत्र है, हरियाणा जलोढ़ मृदा से ढका हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का भाग जलोढ़ मृदा से ढका हुआ क्षेत्र है, बिहार बंगाल के भी बहुत ज़्यादा क्षेत्र इससे ढके हुए हैं। एक हम जब देखते हैं
कि यहाँ कावेरी नदी का डेल्टा बनता है तो उसके कुछ भागों में भी यह पाई जाती है। यहाँ महानदी के डेल्टाओं में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। गोदावरी नदी के डेल्टाओं में भी यह मृदा कुछ भागों में पाई जाती है, क्योंकि यह नदियों द्वारा बहा करके और उनके जमाव से बनती है। यह बहुत उपजाऊ होती है। कहाँ पाई जाती है विशेष करके सबसे ज़्यादा? सघन प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, ये राज्य सबसे ज़्यादा इसके सघन हैं। इसकी एक पतली सी पट्टिका असम तक भी चली जाती है ऐसे होकर के जलोढ़ मृदा की, और एक पतली सी पट्टिका राजस्थान में भी आ जाती है, और एक पतली सी पट्टिका होती हुई गुजरात के कुछ भागों में भी आ जाती है जलोढ़ मृदा की। तो ये जलोढ़ मृदा थी। इसको कांप मृदा भी बोलते हैं, इसको जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है, और इसको दोमट मृदा भी बोला जाता है। यानी हम लिख सकते हैं दोमट। इसके बारे में अलग अलग विद्वान हैं, लेकिन यह दोमट यही होती है। कुछ अलग अलग बात बताते हैं कि दोमट अलग होती है, ये होता नहीं। कांप, दोमट और जलोढ़ एक ही नाम होते हैं। उसके बाद हम पर्वतीय मृदा का अध्ययन करेंगे। पर्वतीय मृदा को वन मृदा भी बोलते हैं, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर। इसको वन मृदा भी बोलते हैं, और इसको हिमालय मृदा भी बोलते हैं, और इसको पर्वतीय मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्राय हिमालय के क्षेत्रों में ही पाई जाती है। यह प्राय इसके अंदर मोटे मोटे शेल्ट होते हैं, शैलों के कण होते हैं, गाद के कण होते हैं इसके अंदर। ये हम देख सकते हैं कि जो पर्वतीय मृदा उसके लिए हम कोई अलग से सिंबल बना सकते हैं, ऐसी ये बनाया हमने। तो ये जम्मू कश्मीर का भाग है, इसके अंदर ये मृदा पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के ये ऊपर वाले भाग हैं, इनमें एक तरह से पर्वतीय मृदा पाई जाती है। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के भाग, क्योंकि जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत फैला हुआ है, इसी पट्टी में हिमालय पर्वत फैला हुआ है, इसी पट्टी में सिर्फ क्या है, एक तरह से यह पर्वतीय मृदा पाई जाती है। दूसरा उसके बाद है मरु मृदा। मरु मृदा के भी अनेक नाम हैं। इसको कई स्थानों पर रेतीली मृदा भी बोलते हैं, रेतीली मृदा भी बोलते हैं, और इसको कई स्थानों पर बालू मृदा भी बोलते हैं, और इसको मरु मृदा भी बोलते हैं। कई स्थानों पर इसको रेगिस्तानी मृदा भी बोलते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि यह 3 ही राज्यों में है, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के बिल्कुल पश्चिमी भाग। इसके लिए हम एक सिंबल बना सकते हैं ऐसे। ये हमने इसके लिए एक सिंबल बनाया है। ये राजस्थान का भाग है यहाँ, इसके लिए हम इसको देख सकते हैं। राजस्थान के बहुत बड़े भागों में ये फैली हुई है, और हरियाणा पंजाब के जो पश्चिमी भाग हैं, ये यहाँ हरियाणा पंजाब यहाँ पड़ते हैं, इनके पश्चिमी भागों में भी यह फैली हुई है। 3 ही राज्यों में मरु मृदा पाई जाती है। ये मरु मृदा की पहचान क्या होती है, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मरु मृदा के अंदर प्राय लाल और भूरे रंग के बालू कण पाए जाते हैं। यह बिल्कुल शुष्क मृदा होती है, उपजाऊ होती है। पानी की कमी के कारण यह उपजाऊ रह जाती है। इस मृदा का आंधी, तेज हवा, पानी, तेज बहाव में बहुत जल्दी कटाव होता है। प्राय इस मृदा के अंदर कांटेदार झाड़ियाँ जैसे कैर, बेर की छोटी छोटी झाड़ियाँ, कैक्टस इत्यादि ही उग पाती हैं। सिंचाई हो तो इसको अच्छी उपजाऊ बनाया जा सकता है। दूसरा फिर क्या है, पर्वतीय मृदा की विशेषताएं मैं बतानी भूल गया था बीच में। पर्वतीय मृदा, पर्वतों के ऊपर शैलों के मोटे मोटे कण होते हैं, इसमें गाद होती है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, घास फूस के सिल्ट इसके अंदर मिले हुए होते हैं। यह मृदा प्राय कम ही उपजाऊ होती है। प्राय इसके जो है ना, पहाड़ों के ऊपर सीढ़ी नुमा यानी सीढ़ी नुमा खेत बना करके इसकी कृषि की जाती है, ताकि इसका कटाव न हो। वहाँ पर ये इसकी विशेषताएं हैं। प्राय इसमें फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला लाल मृदा। लाल मृदा क्या है, प्राय लाल मृदा के बारे में, इसमें लाल रंग की आभाएं होती हैं, इसीलिए इसको लाल मृदा कहा जाता है। यह कम उपजाऊ होती है। पहले यह बहुत उपजाऊ थी, लेकिन प्राय जब जहाँ जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी या बारिश होती है, वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। इसके जो उपजाऊ कण थे वो अत्यधिक बारिश के कारण बह गए हैं। लाल मृदा की स्थिति बिल्कुल जैसे लाल ईंट होती है, उसका बुरादा पीस लिया जाए, उसी की तरह यह लाल मृदा होती है।
तो इसमें भी प्राय उपजाऊ शक्ति नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा बारिश के कारण इसके उपजाऊ कण बह गए हैं। इसलिए इसमें रासायनिक खादें डाल करके इसको उपजाऊ बनाया जाता है। प्राय इसमें भी घास फूस झाड़ियाँ ही उगती हैं, अतिरिक्त इसके अंदर कोई नहीं उगता। इसके अंदर जो हम लाल मृदा के क्षेत्र हम देख सकते हैं कि प्राय लाल मृदा जो है वो गंगा नदी जहाँ से बहती है उसके कुछ पार्ट हैं, हम इसका निशान बना सकते हैं कि ये गंगा के कुछ भाग हैं वहाँ पाई जाती है ये। और इसके अतिरिक्त जो तटीय मैदान है प्राय उन तटीय मैदानों के पास भी लाल मृदा पाई जाती है। ऐसे ये देख सकते हैं कि लगभग महाराष्ट्र इत्यादि इस तरह से कुछ भारत के आंतरिक भागों में भी लाल मृदा पाई जाती है। बाकी के जो क्षेत्र रह गए हैं इन मृदा लेटराइट पाई जाती है जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। लेटराइट जो मृदा है वो प्राय क्रिस्टलीय सेलों से बनी हुई है। क्रिस्टलीय सेलें उससे ये टूट टूट के धीरे धीरे बनी है। इस मृदा की भी स्थिति बिल्कुल लाल मृदा की तरह होती है कि ज़्यादा पानी या तेज बारिश के कारण इसके उपजाऊ कण बह गए, और उपजाऊ कण बहने के कारण यह कम उपजाऊ है और इसमें रासायनिक खादें डाल करके कृषि की जाती है। अन्यथा तो इसमें झाड़ियाँ घास फूस ऐसा ही उगता है। लेकिन इन दोनों में प्राय लेटराइट और लाल मृदा में काजू, चाय, रबड़ इत्यादि की खेती होने लगी, कहवा इत्यादि की खेती प्राय होने लगी है। लेटराइट और लाल मृदा प्राय यहाँ पर नीलगिरी सगाई इस तरह की पहाड़ियों में पाई जाती है। लेटराइट के लिए अभी हम एक सिंबल बना लेते हैं कि प्राय यह मृदा कहाँ और कैसे पाई जाती है। जैसे हमने इसके लिए कोई सिंबल बना लिया अकेला एक ऐसे, तो इसलिए ये कुछ भाग हैं जहाँ यह मृदा पाई जाती है कुछ तटीय भागों में, और यहाँ के इन भागों में भी प्राय यह पाई जाती है। कुछ तटीय पार्टों में कहीं कहीं यह मृदा है, भारत के कुछ भागों में भी यह, आंतरिक भागों में भी यह लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये जो रोड के क्षेत्र हैं ये ध्यान रखें बहुत से। तो ये भारत का एक विभिन्न मृदाओं का क्षेत्र था जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के भारतीय मृदाएं पढ़ी हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके जो ना ये प्रश्न भी आता रहता है प्राय 6 अंक में, ये ध्यान रखें। ज्योग्राफी के अंदर भी आता है ये 6 में, +2 के अंदर, और 1 में भी आता है, कक्षा 8 में भी आता है, और कक्षा 10 में भी सामाजिक में आता है। ये ध्यान रखें, यानी ये 6 नंबर का प्रश्न भी हो गया और एक मैप भी हो गया अलग से, और एक ये मैप हो गया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने चैनल के ऊपर बने रहें और इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। परीक्षाओं तक अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, अच्छे अंक आए, हम ये दावा करते हैं। धन्यवाद।